नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। स्क्रीन पे जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट में जो नए जस्टिस बने हैं विपुल पांचोली साहब, उनकी ओथ सेरेमनी का है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस विपुल पांचोली के एलिवेशन, जो कि अब हो चुका है। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, आप जितनी मर्जी हाय तौबा मचा लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, लेख लिख लीजिए, अलग अलग जगह बैठ के बौद्धिक डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन वो तो अब हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 2031 में सुप्रीम कोर्ट के 60वें चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। लेकिन इस एलिवेशन के इर्द गिर्द जो पूरी बहस शुरू हुई है, उसने एक बार फिर से जुडिशरी की अपनी जो कार्यप्रणाली है, जुडिशरी के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वास्तव में है या नहीं। तो क्या जुडिशरी स्वतंत्र है? क्या जुडिशरी में जो तबादले हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो ठीक तरीके से होते हैं? या हाईकोर्ट के जजेस के साथ जब अन्याय हो, जुडिशरी के अपने जो लोगों के साथ अन्याय हो, तो वो किसके पास आए? हाईकोर्ट जब गड़बड़ करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही यदि चीजें गलत हो, अन्याय हो, तो किसके पास जाया? और फिर अगर वहां ये बात उठेगी कि सरकार, तो फिर सरकार का जो नियंत्रण एक तरीके से है ही अघोषित नियंत्रण है, जिसकी बानगी गाहे बगाहे हमें मिल जाती है, जैसे सबूत हमें मिल जाती है, जो दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े व्याख्यान, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? होता वही है जो मंजूरे हुकूमत होता है। हुकूमत जो चाहती है वही होता है, और उसके हमें काफी प्रमाण इन दिनों मिले हैं। अब याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही आरती अरुण साठे जी, जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की स्पोक्स पर्सन थी, अब हाईकोर्ट की जज बन गई है, शपथ ले लिया, काम शुरू कर दिया है, तमाम हाई तौबा हुई। उसके पहले जो एल विक्टोरिया गौरी मद्रास हाईकोर्ट में, वो भी शपथ ले चुकी है, वहां हाईकोर्ट के जज के तौर पे काम कर रही है। वो भी उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो महिला शाखा है, उसकी नेशनल सेक्रेटरी थी। बड़े बवाल उठे थे, बड़े बौद्धिक व्याख्यान हुए, बड़े लेख लिखे गए, बड़े सवाल पूछे गए, उस तरह के तीखे सवाल जैसे अभी 2 दिन पहले ही तेज तर्रार, अग्रेसिव और अपनी साफ सीधी राय के लिए जाने जाने वाली धाकड़ वकील इंदिरा जयसिंह जी ने पूछा। जगरनोट की किताब आई है 75 ईयर्स जो हमारे देश की आजादी को है, तो उसमें जुडिशरी ने क्या खोया क्या पाया, उसकी किताब के हिसाब से तो खोया ही है। जुडिशरी क्यों फेल हुई है, ये उसमें लेख है, पढ़ना चाहिए सबको। और तमाम ऐसे लोगों के लेख हैं जो बता रहे हैं कि कैसे जुडिशरी फेल हुई, या उसने कैसे लोकतंत्र को या लोगों की अपेक्षाओं को फेल किया है। और उसी डिस्कशन के दौरान इंदिरा जयसिंह जी ने ये सवाल सबके सामने पूछा। बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां मौजूद थे मंच पर, जस्टिस ओक भी थे, जस्टिस मुरलीधरन भी थे। तो जस्टिस ओक ने जो जवाब दिया, वो संवाद, उसकी छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं बात को आगे ले जाने से पहले, ताकि मुद्दा स्पष्ट हो जाए। हालांकि ये प्राइवेट कंटेंट है, जो बार एंड बेंच और लाइव लॉ दोनों ने लाइव दिखाया। कॉपीराइट वायलेशन का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में है ये बात। How does the collegium function in the secrecy that it does? Today we have a dissent by the sole woman judge on the Supreme Court in this country, who said she disagreed with the decision which was taken by the majority of the collegium, appointing a junior judge who will be the future Chief Justice of India. I want to know, what are the criteria for selecting future Chief Justice of India? In my opinion, they are ideological. A majoritarian Hindutva government wants its own people in the judiciary, and what have you judges done about it? What? My God. What is the lure? What is the lure of post-retirement that beckons judges? We want an answer to this question. In a lighter vein, firstly, I'm happy that I'm not part of the collegium. You know, this is a question of great deal of concern, and in fact, I have been saying this. We have to define what is transparency. You are right in when you say that if one judge has dissented, we must know what is that dissent. There's nothing wrong with that. And you may be justified in criticizing why that dissent is not on the public domain. तो मुद्दा ये था कि पूछा इन्होंने, इंदिरा जयसिंह ने, इन्हीं जस्टिस पांचोली के एलिवेशन को लेके, ये जो पूरी हिपोक्रेसी है हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेजियम में, कि किस ग्राउंड पर इनको 21 सीनियर जजों को
हाई कोर्ट के 21 हाई कोर्ट के सीनियर जजों को उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करके इनको लाया गया। तो क्या वो उन 21 हाई कोर्ट के जजों के साथ अन्याय नहीं, जिनको सुपरसीड करके इनको लाया गया? और क्यों नहीं देश को ये जानने का हक है ऐसी विशेष परिस्थिति में ये 57वें 57th रैंक ऑल इंडिया सीनियरिटी में जस्टिस पांचोली साहब। फिर साथ में जो पक्ष मिलते हैं कि जस्टिस गवई के दूर के ही रिश्तेदार से ही उनको इसी एलिवेशन कॉलेजियम ने एलिवेट किया, यानी कि आलोक आराध है जो मुंबई यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके कॉलेजियम ने उनका नाम पिक किया, रिकमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या ये गिव एंड टेक नहीं, जिसकी चर्चा, जिसकी आशंका या जिसका संदेह लोगों को उठना स्वाभाविक है। अब उसी के साथ गुजरात हाई कोर्ट, वहां के वकीलों में रोष है, स्ट्राइक तक की बात हो गई है 5-6 दिन से। पूरा एक डेलीगेशन आकर के दिल्ली मिला सीजेआई से। क्यों? क्योंकि वहां जो संदीप भट्ट साहब है, गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस है, 2021 से अब तक 19,000 से ज्यादा केसेस निपटा चुके हैं, उनका तबादला कर दिया गया और उसको लेकर वहां रोष है। वो वहां के हाई कोर्ट के वकीलों का कहना है कि ये एक कलंकित है तबादला। तो जुडिशरी में तबादले का जो इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे, उसकी भी एक मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बना हुआ है, कागजों में तो बना ही हुआ है, डिस्क्रिप्शन तो नहीं का है, लेकिन इसे इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है और उसके पीछे सियासत का हाथ बताया जाता है, तो उसकी भी अब जांच पड़ताल होनी जरूरी है। क्या मॉरल रह जाएगा हाई कोर्ट के जजों का और क्या संदेश दे रहे हैं हम? ज्यादा दिन पुरानी बात थोड़ी है, यही गवई साहब ने बोला था, 15 अगस्त के ही उसने बोला था एससीबीए के फंक्शन में। अभी आप देखिए जिस जलसे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जस्टिस मुरलीधरन भी थे। तो कई मंच पर जस्टिस लौकुर कह चुके हैं, इस किताब में उनका लेख भी है, और जस्टिस चौक भी कई जगह कह चुके हैं। जस्टिस चौक ने भी ये जिक्र किया कि जो मुरलीधर साहब जब दिल्ली में थे 2020 में जो दंगे हुए थे, जिसमें प्रवेश वर्मा, जिसमें अनुराग ठाकुर और कई ऐसे नाम शामिल थे जिनको जो आपको क्या था, खैर मंत्री है इस वक्त, तो उस समय जो इनका फैसला था उसी की वजह से रात में ही इनके तबादले की बात आ गई थी दिल्ली हाई कोर्ट से। और फिर वो पूरा विवरण दिया उन्होंने कि पहले आया तो इन्होंने रोकने की बात की कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाद में तबादला हुआ। तो लोकुर साहब ने तो पर्दा ही उठा दिया, तो कह रहे हैं कि ये दबाव था। अब ये भी देश के सामने नाम आना चाहिए। लोकुर साहब थोड़ी गुजारिश है आपसे, नाम भी रखिए ना सामने, भाई देश को पूरा सच बताइए। तो कौन है जो ये सब तार पीछे से खींचता है, किसके हाथ में रिमोट होता है, क्या नेक्सस है? आप देखिए अभी जस्टिस अतुल श्रीधरन, ये कौन साहब है? ये मध्य प्रदेश में पोस्टेड हैं और इन्हीं जनाब ने वो हिम्मत की थी, वो सोफिया कुरैशी वाले मामले की याद है आपको? कर्नल सोफिया कुरैशी जो अपने पाकिस्तान वाले युद्ध के टाइम पे जो पूरे देश ने देखा कि भारत की बेटियों में, और उसके बाद मध्य प्रदेश के जो शब्दवीर मंत्री हैं जिनकी टिप्पणी थी आतंकवादियों की बहन, बवाल उठा। तो उस मामले में इनकी हिम्मत थी, इन्होंने कहा था जस्टिस अतुल श्रीधरन कि शाम तक 4 घंटे में एफआई करिए मध्य प्रदेश प्रशासन को, क्योंकि इतनी लचर सी एफआईआर थी जो, और अदालत को दूसरी बार कहना पड़ा। तो ये इनके गट्स थे और इनको ये बोलना पड़ा था कि मैं रहूं ना रहूं। क्यों बोलना पड़ा था ये समझ लीजिए, इसकी भी बैकग्राउंड है। इससे पहले ये श्रीधरन साहब जम्मू कश्मीर में थे और वहां अपने साहसिक फैसलों की वजह से जो फ्रेटर्निटी, जुडिशियल फ्रेटर्निटी है, उसका बड़ा एप्रिसिएशन इनको दो पसंद नहीं आया आकाओं को, हुकूमत को। तो इनको वहां से 21 दिन पहले, 21 दिन बाद ये चीफ जस्टिस हो जाते जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, वहां से इनको वापस भेज दिया गया मध्य प्रदेश में। अच्छा, भेजा क्यों गया था इनको? इंदौर में इनकी बेटी प्रैक्टिस कर रही थी, तो इन्होंने खुद कॉलेजियम को लिखा था कि मुझे यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए। एक जो जुडिशरी का प्रोटोकॉल है, जुडिशरी की जो एक तो बनी हुई परंपरा है, उसको इन्होंने मानते हुए उसकी वजह से इनको वहां भेजा गया और वहां से इनको फिर वापस भेजा गया मध्य प्रदेश। और इस जजमेंट के बाद अब इनका नाम आ गया कि छत्तीसगढ़ इनको भेजे थे। उसको लेकर भी काफी विवाद, बहस और विरोध हो रहा है। और ये अकेला मामला नहीं है, अभी जो गुजरात के वकील आए हुए हैं, गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बाकी वहां के मौजूद वकील असीम पांड्या और द्विवेदी साहब और तमाम दूसरे लोग, वो आए हैं जस्टिस संदीप भट्ट जिनका हमने जिक्र किया था, उनके ट्रांसफर के विरोध में कि ये ट्रांसफर एक कलंक की तरह है, ये ट्रांसफर एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा, वो डिमोरलाइज करेगा जजेस को, क्योंकि ये अच्छे जज हैं। इन्होंने तमाम जो जुडिशरी की कसौटी है जिसके आधार पर किसी अच्छे जस्टिस होने का मूल्यांकन किया जा सकता है, उस पर ये पूरी तरह से खरे उतरते हैं।
ये वकीलों का वहां के एक मानना है। इसी तरह का मामला है दिल्ली से जस्टिस अरुण मोगा और जस्टिस तारा विस्ताता गंजू जी का, जिन दोनों का तबादले में नाम है। इनमें से अरुण मोगा जी का तो मामला बहुत दिलचस्प है। 1 महीना पहले ही राजस्थान से उनको दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया था। अब 1 महीने बाद क्यों, किस लिए, कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है कि उनको वापस भेजा जा रहा है राजस्थान? और सीनियर एडवोकेट विकास पावा ने चिट्ठी लिखी है, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा है, उनकी भी लगभग इसी तरह की मांग है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस अरुण मोगा ने 1 ही महीने में जिस तरह से अपने काम से, अपनी समझ से जो उनका कंडक्ट रहा है, उससे उन्होंने वकीलों में जो एक यकीन, एक क्रेडिबिलिटी पैदा की है, वो गलत होगा कि उनको भेजा जाए। और जो जस्टिस तारा विस्ताता गंजू है, उनके बारे में भी उनके यही ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि ये गलत होगा कि ऐसे जजेस को ट्रांसफर किया जाए। तो ये इक्का दुक्का मामला नहीं, काफी है ये, अंदर काफी अंडर करंट आपको समझना पड़ेगा जुडिशरी के अंदर किस तरह की हुआ है। तो इन सवालों का जवाब कहां से मिलेगा, कौन इनके बारे में बोलेगा कि क्या है, कौन है जो ये सब पत्ते फेंट रहा है, किस वजह से, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसको लेकर के पारदर्शिता नहीं होगी? जो बात काफी बड़े लोग उठा चुके हैं, काफी जिम्मेदार लोग उठा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो इस देश में कुछ है नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से ही गलती हो रही हो, सुप्रीम कोर्ट में ही इस तरह की गिव एंड टेक, इस तरह के प्रेशर, कूल एंड प्रेशर चल रहे हो जिसकी वो दिखाई दे रही है, तो फिर क्या यकीन रह जाएगा? उसकी शिकायत तो आप किससे करेंगे, किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट का जज बन जाए कोई, फिर चाहे जो करता रहे, आप हटा नहीं सकते। आपने देख लिया करप्शन का सिर्फ नोटों का ही है जो हमने देखा, एक अभी उसका भी फैसला होना बाकी है। अब वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया जस्टिस यशवंत वर्मा का। लेकिन क्या करप्शन सिर्फ आर्थिक है? क्या करप्शन उस तरह का नहीं है जैसा एनसीएलटी के एक मेंबर है शरद कुमार शर्मा, उन्होंने बोला है चेन्नई में कि उनके पास हायर जुडिशियरी थे। अब वो हाई कोर्ट से आया है या सुप्रीम कोर्ट से, उतनी मालूम नहीं, लेकिन उनका कि उनको प्रभावित करने के लिए फैसले में उनको अप्रोच किया गया, एक एसएमएस आया, उसके बाद उन्होंने रिक्यूज कर दिया, वकील को बता दिया उस पार्टी के कि देखो भैया ये मेरे पास आया है, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि एनसीएलटी चेयरमैन अब किसी और बेंच को भेजे ये मामला। इस ऐसे जजों की जो निष्ठा है, आस्था है इंस्टीट्यूशन में, जिससे उसकी इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उसको जब हम पंचोली साहब वाला मामला देखते हैं, या जब हम भट्ट साहब वाला केस देखते हैं, जब हम श्रीधरन जी वाला केस देखते हैं, मुरलीधरन जी वाला केस देखते हैं, तो फिर डगमगा जाता है, डगमगा जाती है। और ये भी उस आर्थिक करप्शन से कहीं छोटा अपराध या गुनाह नहीं। इसे लापरवाही है, उसे उसका नाम देकर लीपापोती नहीं करनी चाहिए। मेरी तो यही राय है। आप अपनी राय जरूर दें इस मुद्दे पर। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चलो तबादले वगैरह में क्या हर्ज है, तो ठीक है, तो चलता है? क्या हम इसे इसी तरीके से देख लेंगे कि ये तो चलता है, या बस थोड़ी दिन के लिए हमने सवाल उठा लिए, लेख लिख ली, बातें कर ली, उसके बाद? तो यहाँ पे भी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता जब तक ये नहीं समझेगी और व्यक्त नहीं करेगी अपनी राय, स्पष्ट राय, अपनी स्वीकृति या अपना उस बारे में विरोध, तब तक हालात नहीं बदलने वाले हैं। तो राय व्यक्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपनी राय अपने कमेंट से, लाइक से, इस वीडियो को शेयर करके भी व्यक्त कर सकते हैं। ये जरूरी है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि साहब हमें ये बात समझ नहीं आई या हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो ऐसे ही चलेगा, भेड़ बकरियों की तरह चलते रही। नेता भी करेंगे, अभिनेता भी करेंगे, ब्यूरोक्रेट भी करेंगे और माय लॉर्ड भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि भी अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो तो उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।